नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज हम बात करेंगे मेयर नीरज पाल से। ये नीरज पाल की हमारी पहली इंटरव्यू होगी जिसमें सारी बातें होगी, चुनौतियां होंगी, प्राथमिकताएं होंगी और उनकी जो कार्यों की जो शैली है, जो काम है, वो उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आज दिन भर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक हाफ डे उनके लिए रखेंगे और आज उनसे तमाम विषयों पर बात करेंगे। उनके पॉलिटिकल कैरियर पर बात होगी, मेयर बनने की कहानी पर बात होगी, आने वाला शहर का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि आने वाले 5 साल उनको पूरा शहर का मुखिया बनकर उनको काम करना है। तो उन विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेयर नीरज पाल। काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं। आज मेयर इन काउंसिल की पहली बैठक थी, उनके कार्यकाल की पहली बैठक थी, तो हमने सोचा कि कहीं एक जगह बैठने से अच्छा कि उनके घर जाते जाते हम इंटरव्यू कार पे ले लिए। कैसा लग रहा है मेयर साहब, दिनचर्या कितनी बदल चुकी है आपकी? दिनचर्या तो ठीक है, व्यस्तता थोड़ी सी पहले से ज़्यादा हो गई है। व्यस्तता पहले भी थी, क्योंकि पहले भी मेरे पास विभाग जो था, जिम्मेदारी वाला विभाग था, पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम का बड़ा विभाग होता है, दोनों विभाग थे। तो दिनचर्या में कोई विशेष फ़र्क नहीं। हाँ, पहले से थोड़े सा लोगों से मिलना जुलना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लोग थोड़ा उम्मीद से आते हैं। पहले लोगों का मिलना लिमिटेड था। अब नगर निगम का हर आदमी, कोई भी यहाँ का निवासी, अपनी छोटी बड़ी समस्याएं अलग अलग सबकी रहती है। छोटी छोटी समस्या के लिए आदमी चाहता है कि मैं अपनी बात सीधा संस्था के प्रमुख से बात करूं, तो आता है तो उसको उतना महत्व देना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ सोच के घर से निकलता है कि आज मैं अपनी समस्या का निराकरण कहीं पाऊँगा। कोशिश करते हैं कि जितना भी सबकी मदद हो सके, जो हमारी ड्यूटी है, जो हम लोगों को जिम्मेदारी हमारे सीनियर्स ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच के जिम्मेदारी दी, विधायक ने कुछ सोच के हमारा नाम प्रपोज किया, तो कोशिश यही है कि उसमें खरा उतर सकूं। नाम प्रपोज किया, ये कहानी थोड़ी सी जाननी थी कि मेयर नीरज पाल मेयर कैसे बने, नीरज पाल एक मेयर कैसे बने, वो कहानी कुछ बताइए हमारे को। अब नीरज पाल मेयर कैसे बने, ये तो मेरे जो वरिष्ठ जो हैं आप वही आपको बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वरिष्ठता में अगर बोलेंगे तो मेरे लगातार 2000 से पार्षद रहा हूँ, 3 बार महापौर परिषद का सदस्य रहा हूँ। तो शायद ऐसा मेरे वरिष्ठ जो भी उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत नगर निगम का एक अनुभव समझ लीजिए, तो कुछ काम देखा होगा जिसकी वजह से उन लोगों ने शायद ऐसा समझा होगा। दौड़ में काफ़ी लोग थे, 7 लोग थे, 7 से 8 लोग, कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, उनमें से आपको सबसे बेस्ट माना गया? नहीं, बेस्ट और इसकी बात नहीं होती है कि कोई बेस्ट और कोई नहीं है, इसकी बात नहीं है। सभी बेस्ट हैं, क्योंकि सभी लोगों के राजनीति में पद तो एक ही है और प्रयास सभी करते हैं। सभी उसमें कुछ मेरे साथी हैं जो मेरे साथ पूर्व में रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने जो उनको जिम्मेदारी मिली वो काम किया। तो ऐसा किसी को ये बोल देना कि वो मैं ज़्यादा उन लोगों से बेस्ट था इसलिए मेरा चयन हुआ, ये बात ठीक नहीं। हाँ ठीक है, मौका मेरे को मिल गया, वो अलग बात। शहर का खजाना खाली है, मतलब निगम का खजाना खाली। इस वक्त ऐसे वक्त में आपको निगम की कमान मिली है जब 2 साल कोविड के हो चुके हैं, तीसरा साल चल रहा है, रेवेन्यू उतना नहीं हो पाया है, सरकार के पास भी फंड नहीं है। आप कैसे जनरेट करेंगे फंड, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता रेवेन्यू के बारे में, क्योंकि आप पहले MIC मेंबर भी रहे रेवेन्यू के। कैसे करेंगे, प्लानिंग क्या है? खजाना खाली ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता इसको कि नगर निगम में कोई ऐसा खजाना नहीं होता। नगर निगम की जो संरचना जो हुई है शासन से, वो शासन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। नगर निगम की सारी एक्टिविटी, नगर निगम क्षेत्र में जितना भी विकास होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा राज्य शासन, केंद्र शासन की योजनाओं से ही आता है। तो ऐसा कोई खजाना नगर निगम का कभी भी नहीं रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि नगर निगम में जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जल कर है, या और जितने भी सफाई के लिए जो है, जो भी नगर निगम में जो भी कलेक्शन होता है करों के रूप में, तो वो उससे नगर निगम का एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बड़ा जो एक पार्ट है नगर निगम में खर्चे का, वो उससे पूरा होता है। बिजली के बिल होते हैं, पानी का जो गवर्नमेंट को जाता है पैसा वो होता है। वही पैसा कलेक्शन से जो नगर निगम में टैक्स से और दूसरे जो सोर्सेज है जो आता है पैसा,
वही पूरा हो पाता है। नगर निगम में हमेशा विकास जो होता है तो उसमें बड़ा हिस्सा राज्य शासन की योजनाओं का रहता है, केंद्र की योजनाओं का रहता है, जिसके कारण शहर में विकास हो पाता है। इसलिए ऐसा बोल देना कि खजाना खाली था, ये भी ठीक नहीं है। नगर निगम में ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि नगर निगम विकास खाली अपने भरोसे कर लेगा। बिजली बिल काफ़ी समय से पेंडिंग है, कई लोगों के भुगतान नहीं हुए हैं, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, सिटी बस जो चला रहे थे वो भी तक खड़े हो गए हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें ये क्या कहती है ये सब चीज़ें? सिटी बस योजना जो है वो पूरी तरह से फेल हुई है। उसके लिए मैं आज की तारीख में किसी को ब्लेम करूं तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सिटी बस हमारे शहर के हिसाब से इसलिए उपयुक्त नहीं थी सिटी बस योजना, क्योंकि हमारे शहर की बसावट संरचना अलग है। यहाँ दो भागों में बटा हुआ है शहर। एक है टाउनशिप, जहाँ की सड़कें का जो प्लान बना हुआ है वो अलग है, और जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ सड़कें इतनी संकरी हैं कि वहाँ पे 4 चक्के की गाड़ी नहीं जा सकती, तो बस कहाँ से जाएगी। तो ये परिकल्पना ही गलत थी। सिटी बस की जो यहाँ से शहर के लिए जो किया गया था वो शायद मुझे ऐसा लगता केंद्र सरकार की थी, वेंकैया नायडू जी सब केंद्रीय शहरी मंत्री थे, उन्होंने वो ठीक है। योजना वो केंद्र शासन से हुई, किसके समय हुई, किसने की, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ लागू करने के पहले उसको थोड़ा सा यहाँ का ग्राउंड लेवल पे उसकी उपयोगिता समझ लेना चाहिए था। हालांकि उससे नुकसान ही हुआ है नगर निगम भिलाई को, क्योंकि नगर निगम भिलाई ने संचित निधि से 10 करोड़ रुपया उस समय भुगतान किया था उस योजना को भिलाई में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो कुल मिला के ये है कि उस पर हम उस बारे में बहुत ज़्यादा बात तो तभी होगी जब उसको हम निकाल के अलग से बैठेंगे, तब होगी। और दूसरा प्रश्न आपका था बिजली बिल पेंडिंग को लेके। तो बिजली बिल पेंडिंग के पीछे ये है कि अभी पिछले कुछ सालों से नगर निगम का जो टैक्स कलेक्शन जो है, जो संपत्ति कर के रूप में पैसा आता है, जिससे जो मैंने बताया स्थापना व्यय होता है, पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हम किसी को दबाव दे के, जैसे पहले सालों में होता था कि कुछ पेनाल्टी के साथ कुछ उस दूसरे और साधनों से पैसा आता था, लेकिन कोविड की वजह से रेवेन्यू भी कम हुई है और उसी की वजह से बिजली बिल में। आप बोल रहे थे कि शहर दो पार्ट में है, एक टाउनशिप, एक पटरी पार। टाउनशिप के आप पार्षद भी हैं शुरू से, और लोगों की मानसिकता है कि टाउनशिप वेल डेवलप कॉलोनी है, वेल डेवलप सब कुछ है, वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, नाली सब कुछ है, फिर भी वहाँ विकास ज़्यादा होते हैं। पटरी पार एक बड़ा हिस्सा छूट गया, जिसके लिए आपको सीएम साहब ने भी टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है कि पटरी पार को भी टाउनशिप की तरह विकसित करना है। वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ की आबादी वहाँ का बहुत कुछ अलग है। देखिए, भिलाई शहर भिलाई नगर निगम बोलूँगा, भिलाई नगर निगम 2 हिस्सों में बटा है। 2 हिस्से में इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हिस्सा है जहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट की अपनी कॉलोनी है, जो कि एक प्लान के साथ बनी थी, जो आज से 55-60 साल पहले जिसका विकास हुआ था, उसका एक मास्टर प्लान बन के वो हुआ था। तो वो वहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित है। हालांकि आज पिछले 10-15 सालों से भिलाई इस्पात संयंत्र का जो नगर प्रशासन विभाग है वो निष्क्रिय हो गया हुआ है। निष्क्रिय इसलिए बोल रहा हूँ कि अब वो शहर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे भी जो पिछले 15-20 सालों में डेवलपमेंट हुआ वो नगर निगम के ही थ्रू हुआ है, नगर निगम बनने के बाद से। और रही बात उस तरफ की बात जो आप दूसरा हिस्सा बोल रहे हैं, वो दूसरे हिस्से की संरचना ऐसी है, जिसकी बसाहट ऐसी है जो कोई प्लान से नहीं हुई। जब ये शहर बस रहा था, जो औद्योगिक शहर भिलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बस रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग वहाँ पे आज की तारीख में अनऑथराइज नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि वो धीरे धीरे करके सब ऑथराइज हुए। लेकिन वहाँ पे जो पूरी बसाहट है वो लगभग बसाहट ऐसी है कि जहाँ जिसको जगह मिलती गई वैसा वो बसता चला गया, और उसके कारण वो चीज़ें आज की तारीख में वहाँ पे उसको प्लानिंग के साथ कर पाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोशिश करेंगे उसको कि वहाँ पे भी कुछ टाउनशिप के से मिलता जुलता वहाँ पे भी विकास हो सके। अभी जिस रोड में हम लोग चल रहे हैं, ये सेक्टर 6 का रोड है, ये इस रोड में गड्ढे बहुत है। क्या आपको नहीं लगता कि टाउनशिप में पहले से ज़्यादा गड्ढे हैं, या तो निगम उनको प्रेशर नहीं बना पा रहा है, या फिर शहर के जनप्रतिनिधि प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं जो वो मेंटेनेंस कर सके, काम कर सके टाउनशिप के कामों को लेकर?
देखिए, बात करने के लिए हम प्रेशर का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काम तो प्रोसीजर एक सिस्टम से होता है। और सिस्टम में ये है कि भिलाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले 10-15 सालों में भिलाई इस्पात संयंत्र का जो नगर प्रशासन विभाग, नगर सेवा विभाग अभी हो गया है, उसने टाउनशिप में सारी एक्टिविटी में भाग लेना बोलें या उसमें फ़ंड देना बोलें या डेवलपमेंट को लेके अब उतना संजीदा नहीं है जो आज से 15 साल 20 साल के पहले हुआ करता था, जिसके कारण जो आप ये गड्ढे बता रहे हैं, ये और भी सड़कों के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं अभी हैं। तो वो समस्याएं इसलिए है कि वो अब यहाँ पे वो उतना उस मात्रा में फ़ंड नहीं मिल पाता। नगर निगम से जितना हो सकता है उतना विकास यहाँ पे किया जाता है। आज भी दूसरे शहरों की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी विकसित और व्यवस्थित है। टाउनशिप में एक समस्या अभी भी बनी हुई है, पानी की समस्या। अभी भी कभी भी लोगों के घरों में गंदे पानी की सप्लाई होती है, गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब कई इलाके ऐसे, जब हम लोग कुछ लोगों से हम लोग फ़ोन भी किए कि भैया जब कभी बात हो तो उनको बताइएगा बात करके, तो आप तो पानी भी पिलाए हो शुरू से। वो समस्या का समाधान कब होगा? पानी की समस्या मूलतः इसमें यह है कि आज से जो बसाहट यहाँ की है, जो पाइपलाइन जो है, जो सीवरेज लाइन है, वो लगभग 55-60 साल पुरानी हो चुकी हैं। बहुत सारे एरिया में लीकेज है, बाद में उसको संधारण नहीं हुआ, उसको चेंज नहीं किए। हर चीज़ की एक लाइफ होती है। वो पाइप, अब जो पानी की पाइपें हैं, बहुत सारी जगह में ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसका तो यही वो है कि उसको चेंज किया जाए या फिर उसको जहाँ पे लीकेज है संधारण किया जाए, जिस पे अभी बीएसपी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। और बीच में जो एक प्रॉब्लम बड़ी आई थी, जो फिल्टर प्लांट से थी, जो अब दूर कर ली गई है भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासन द्वारा। उस समय वो लगभग मई जून की बात है पिछले साल की। तब से उस समय हम लोगों ने साफ़ पानी पिलाने के लिए उसका व्यवस्था भी की थी, जो अभी तक लगातार जारी है। आरओ वाला पानी वो पिलाने की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी ओवरऑल ठीक है, टाउनशिप में भी पानी अभी अच्छा आ रहा है। एक बड़ा चैलेंज आपके सामने है ज़मीन के मामले। भिलाई निगम की ज़मीन हो, चाहे वो खुद की प्रॉपर्टी हो या फिर जो पब्लिक की प्रॉपर्टीज़ है ज़मीन के, काफ़ी पेंडिंग है, काफ़ी विवादित है। आपको सीएम साहब ने एक टारगेट भी दिया कि ज़मीन के मामलों को 1.5 साल में कंप्लीट कर लो। ये टारगेट क्या है, ये काम क्या है? चुनाव के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए एक घोषणा की थी कि उनको रहवासी पट्टा वितरित किया जाएगा। वो रहवासी पट्टे उन क्षेत्रों के लिए है जिन पे लोग पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं और उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, कोई ज़मीन के पेपर नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो उनको नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसको एक विधिवत पट्टा उनके नाम से बना के पट्टे के अधिकार के तहत उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाए। और दूसरी जो बाकी आप जो आज बात कर रहे हैं, महापौर परिषद में भी एक विषय आया था। जब साड़ा विकास प्राधिकरण होता था, उस समय के कुछ प्लाट बच गए थे जिनको आवंटित नहीं किया गया था। उसमें कुछ प्लाट जो है वो तो कोई योजनाओं में लगभग 1248 कुछ प्लाट थे, वो जो आज महापौर परिषद की बैठक में भी आया था। और उसमें 1248 प्लाट में से कुछ प्लाट जो है वो गवर्नमेंट की, शासन की विभिन्न योजनाओं में अलॉट भी उनमें का मतलब कोई कहीं पे शासन की योजनाओं के अंतर्गत उसमें कुछ ना कुछ निर्माण भी हो गया। लेकिन आज भी लगभग 950, 967, प्लाट अभी भी खाली है। उनको नीलामी के माध्यम से निकालने के लिए शासन ने अनुमति दी थी, जिसके लिए कलेक्टर महोदय को अधिकृत किया गया था। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, वो महापौर परिषद के थ्रू सामान्य सभा, महापौर परिषद की अनुशंसा से सामान्य सभा में जाएगा। सामान्य सभा से जाने के बाद उसका ई ऑक्शन होगा, जो कि पूर्व में लगभग 25 प्लाटों का हो चुका है माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमति से। उससे कुछ अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसके कारण हम लोग शहर में विकास को आगे बढ़ा पाएंगे।
एक आपके बारे में एक लोग अधिकारी कहते हैं, वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि भैया बहुत एंग्री हैं, और ये हम देखे भी लगातार कि आप जब भी बैठक लिए अधिकारियों की क्लास लिए, क्या अधिकारी लोग की क्लास लेने लायक है कि क्या है, मतलब कि अब आप नहीं, ऐसा बोलना बहुत गलत है कि एंग्री हैं। आपको अभी जब से आप मेरे साथ हैं, कहाँ आपको ऐसा लगा? और वैसे भी मेरे को बचपन से, जब मैं स्कूल में पढ़ता तब मेरे टीचर बोलते थे कि तुम अगर मेरे को पनिशमेंट मिलता था तो इसीलिए मिलता था, तुम पूरे टाइम हंसते रहते हो क्लास में। तो ये बोलना आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। काम के मामलों में एंग्री तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, काम के लिए एक चीज़ रहती है नीरज पाल की पहचान काम के मामलों में होती है। काम सीएम साहब ने भी कहा था कि अगर काम करना है तो नीरज पाल जैसा करो, काम करके दिखाया। तो ठीक है ना, काम के लिए तो मैं सोचता हूँ सबका एक नियम होना चाहिए, कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमको अगर कोई काम करना है तो वो समय सीमा में हो, उसकी गुणवत्ता पूरी हो। वो लेके छोटी मोटी बात होती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वर्किंग शैली बदलनी चाहिए अधिकारियों को पहले से अभी की अपेक्षा। वर्किंग शैली तो अब जो पुराने अधिकारी हैं उनको तो मेरे को तो निगम में 20 साल हुआ, तो 35 साल से तो उनकी वर्किंग शैली तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छी है वर्किंग शैली। लेकिन हाँ, समय के हिसाब से अपने हर आदमी को अपने में जो एक बदलाव लाना चाहिए। जैसा आज समय है उस हिसाब से उन लोगों को थोड़ा सा अपना स्पीड से काम को समय में, क्योंकि कोई भी काम नगर निगम में इसलिए काम दिखते नहीं है क्योंकि वो समय अवधि अगर उसकी 1 महीना है तो हम लोगों को उसको पूरा करने में 4 महीने 5 महीने लगता है। कोई भी काम अगर मैं जो समझता हूँ 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती है हर डेवलपमेंट के काम में। एक तो उसकी गुणवत्ता, दूसरा उसका समय सीमा। अगर 2 चीज़ों पे अगर हर काम को लिया जाए तो वो काम शहर के लोगों के काम आता है, क्योंकि समय में पूरा होगा तो उसकी उपयोगिता रहेगी, और गुणवत्ता तो ज़रूरी है। एक भ्रष्टाचार की बातें बहुत होती भिलाई निगम को लेकर, एक मानसिकता है लोगों की कि कोई काम शुरू होता है उसमें भ्रष्टाचार बहुत होते हैं। हमने देखे भी बहुत सारे भ्रष्टाचार, चाहे पानी में हो, चाहे सफाई में हो, चाहे सड़क में हो, तमाम चीज़ें भ्रष्टाचार होते हैं, कार्रवाई नहीं होती। तो क्या आपसे अपेक्षा करें, विपक्ष वाले भी अपेक्षा करना चाहते कर रहे हैं कि आप आ गए हो तो कोई कार्रवाई भी होगी पहले की जैसा? पहले नहीं होती थी, अब होगी। कार्रवाई करने का अधिकार तो नगर निगम एक्ट में कमिश्नर को है, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब तक मैं उस नगर निगम में जिम्मेदारी के पद पे बैठा हूँ, जिम्मेदार के रूप में हूँ, ये प्रश्न नहीं आएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार और जो दूसरे जितनी भी चीज़ें होती है ये तभी होता है जब आप किसी चीज़ को ढील दें और वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ पैदा हो। तो अगर आप सही हैं, आप काम करने की इच्छा से बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, ना ये चीज़ें सामने आती है। विधायक देवेंद्र यादव 2023 की तैयारी में लग गए हैं। आपका काम बढ़ गया, चूँकि आपको 23 भिलाई नगर भी जिताना है और वैशाली नगर भी जिताना, जहाँ पे काम नहीं हुए हैं। तो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि दोनों सीटों पे आप कैसे कांग्रेस को प्लस दिलाते, क्योंकि मेयर हैं आप, दोनों सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन जिताएगी तो शहर की जनता, और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, एक ही हमारी लक्ष्य हमारा एक ही है कि शहर की जनता को, नगर निगम क्षेत्र की जनता को, जिसमें दोनों विधानसभा है, कितना अच्छा हम उसको काम करके दे सकते हैं जिसमें वो संतुष्ट हो, खुश हो और फिर से हमारी सरकार को चुने दोनों जगह में। नीरज पाल की महत्वाकांक्षा कितनी आगे है? कोई महत्वाकांक्षा है? और विधायक सांसद की? नीरज पाल की बात आप करेंगे तो महत्वाकांक्षा तो जीवन में कभी भी नहीं थी। कभी नहीं सोचा था कि पार्षद बनूंगा, पार्षद बन गया। जब स्कूल में था तो कभी नहीं सोचा था कि कैप्टन बनूंगा, टीचर ने कैप्टन बना दिया था। कभी नहीं सोचा था पार्षद बनूंगा, हंसी मजाक खेलते खेलते पार्षद बन गए। क्या कहानी थी, कैसे बने थे वो, उसकी कहानी? बन गए तो MIC में हो गए, MIC में होते होते यहाँ तक पहुँच गए। सोचा भी नहीं था मेयर बनेंगे, मेयर बन गए। महत्वाकांक्षा मैं नहीं समझता कि महत्वाकांक्षी होना या महत्वाकांक्षा पालना अच्छी बात है। आदमी अपना काम करता रहे, जो जिस लायक होता है उसके साथ के लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। वरिष्ठ लोग, किसी चीज़ में हम जुड़े हैं, किसी संस्था में जुड़े हैं, किसी पार्टी में जुड़े हैं, तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं और जो जिस लायक होता है उसको महत्व मिलता है। निश्चित नीरज पाल को सिर्फ इसलिए मेयर बनाया गया, ऐसी चर्चा है कि नीरज पाल की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नीरज पाल प्लानिंग नहीं, मतलब आगे उनको विधायक नहीं बनना है, आगे उनको सांसद नहीं बनना है, ऐसी भी कही गई बातें। ये सच है? मैं नहीं जानता हूँ, ना मेरे को मालूम है जो चीज़ आप बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा ना थी, ना है, ना आगे मैं कभी सोचा हूँ इस बारे में। मैं वर्तमान में जीना चाहता हूँ। जो आज है
आज का दिन कितना अच्छे से हो सके। आज मैं जब मेरा रोज़ का ये एक रूटीन है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि आज का दिन मैं कितनी मदद लोगों की कर सकता हूँ, मेरे से गलती से भी किसी का बुरा ना हो, कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। कल क्या होगा वो कल सुबह सोचेंगे। तो ये थी नीरज पाल, कल क्या होगा कल सुबह सोचेंगे, उनका ये डायलॉग है। ये डायलॉग सही भी है कि आज की बातें करे और आज पे जिए और वर्तमान को बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी इंटरव्यू के देखने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें। हम बाकी और भी MIC मेंबर, मेयर, सभापति, उनके भी इंटरव्यू लेकर आएंगे बहुत जल्द।